वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों हमने लास्ट पार्ट तक कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे और हम जो 200 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं उससे कुछ अमेजिंग ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस हम इस पार्ट में करने वाले हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द फन एंड लेट्स स्टार्ट द स्टडी। सो गाइज लेट्स बिगिन। Okay, our first question for today is let alpha and beta be the roots of this equation. अब हमें बोल दिया, हमें क्या बोल दिया, हमें बोल दिया कि अल्फा और बीटा इस एक इक्वेशन के रूट है। ये इक्वेशन है क्या, पहले ये आइडेंटिफाई कर ले। तो हमें गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या गिवन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन है अल्फा कोमा बीटा। और ये हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन हमें गिवन है, एकदम प्यारी सी इक्वेशन हमको दे रखी है। और इस इक्वेशन के रूट्स हमें ऑलरेडी गिवन और बोल रखा है कि a जो है वो कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू r। यानी ये क्या हो, रियल हो। क्या हो? रियल रूट्स एग्जिस्ट करें। सिर्फ रियल बोला है, डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम ये मान लेते हैं कि मान क्या लेते, क्या होगा इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा को क्या बोल दिया, रियल नंबर बोल दिया। ये था जो हमने इसको देख के आइडेंटिफाई किया। चलिए इसका d निकालते हैं। और इसने बोल दिया कि ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बहुत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसका d निकालते हैं। अब d निकालने के लिए पहले इसको तो हटाएं, इसमें भी बॉक्स है, बॉक्स का स्क्वायर थोड़ा लंबा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा टुकड़ों में बांटना है। तो सबसे पहले जो मुझे जो चीज़ घटा करी है वो क्या होगी, आप देखिए इसमें आप कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है। देखिए रूट, और रूट में भी क्या, रूट में भी क्या दे रखा है आपको, रूट में भी आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज तो कौन सी हो गई, ये हो गई, कौन सी, बॉक्स ए प्लस बॉक्स ऑफ माइनस ए। अब ये क्या, अगर आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, दो चीजों में डिवाइड होता है, या तो ये 0 होता है या ये -1 होता है। क्या होता है, या तो ये 0 होता है या ये -1 होता है। 0 कब होता है, जब इसका इनपुट क्या हो, इंटीजर हो, और जब नॉन इंटीजर होता है तो ये क्या होता है, -1 होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है कि वो कैसे काम करता है तो ये सिंपल है कि अगर जब इंटीजर होगा तो 0 होगा और जब नॉन इंटीजर होगा तो -1 होगा। अब ये दो ही चीज़ें हो सकती है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छी पता चल गई। क्यों? क्योंकि अब देखो अगर इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है तो हम दो केस भी बना सकते हैं। लेकिन देखो रूट के अंदर ये आ रहा है, रूट के अंदर ये आ रहा है। अगर रूट के अंदर ये आ रहा है तो 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, 0 पॉसिबल है, -1 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या बोलेगा, भैया नेगेटिव नंबर मुझे अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव अच्छा नहीं लगता। तो -1 तो क्या हो गया, हट गया। एक ही केस बचा, कौन सा, बॉक्स ए प्लस बॉक्स ऑफ -a, बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और इसके साथ साथ एक चीज और पता चल गई। कौन सी चीज पता चल गई, क्योंकि ये कब होगा, जब a क्या होगा, इंटीजर होगा। ये कब होगा, जब a क्या होगा, इंटीजर होगा। और हमें पता है सिर्फ यही होगा, और अगर सिर्फ यही होगा तो a क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमें क्या पता चल गया, a बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से हमारे पास दो बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आ गई। और वो कौन कौन सी, मैं यहां लिख देता हूं एक बॉक्स बना के। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई। कौन कौन सी आ गई, पहली चीज a बिलोंग्स टू इंटीजर है, और बॉक्स ऑफ a प्लस बॉक्स ऑफ -a की वैल्यू कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। a इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है। a कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि a कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो गई, साइन इनवर्स 0 0, और ये बचेगा बॉक्स ऑफ 2a। तो चलिए लिख ही देता हूं मैं इसको दोबारा। हमारे पास जो बचा वो बचा 3x² माइनस बॉक्स ऑफ 2ax, बॉक्स ऑफ 2ax प्लस √3 - a, प्लस √3 - a। अब 3 - a, मोड a लिख रखा है, और a को पॉजिटिव भी बोल रहा है, a को पॉजिटिव भी बोल रहा है, और a पे मोड भी लगा रहा है। कोई सेंस नहीं निकलता, डायरेक्ट मोड भाग जाएगा। अगर डायरेक्ट मोड भाग गया
तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इतनी बड़ी थी हमारे पास इसमें रिड्यूस हो गई। अब दूसरी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो क्या है, बॉक्स ऑफ 2a। बॉक्स ऑफ 2a क्यों कर रही है, क्योंकि हमें बॉक्स को हटाना है। बॉक्स तो हट गया क्योंकि a कैसा है, इंटीजर, और अगर a इंटीजर तो 2a भी इंटीजर, और अगर एक इंटीजर पे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे अगर एक इंटीजर पे हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं तो वो इंटीजर सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस अंडर रूट 3 माइनस a इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको डिफाइन करना, क्योंकि ये भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो कहाँ तक काम करता है। क्यों, कहाँ तक काम करता है वो चलिए देखते हैं। वो बोलेगा कि 3 माइनस a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या बोलेगा, 3 माइनस a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसकी ये कंडीशन है, स्क्वायर रूट की कंडीशन है कि उसका इनपुट कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी एक इंफॉर्मेशन और क्या आ गई, a लेस देन इक्वल टू 3 है। क्या है, a लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी a की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, a इंटीजर है, a लेस देन इक्वल टू 3 है, और इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर भी हैं, और 3 से लेस देन या इक्वल भी है। तो हमारे पास a की सिर्फ 3 पॉसिबल वैल्यूज आई, और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो गई हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस अंडर रूट 3 माइनस a। अब एक चीज और कंडीशन जो क्वेश्चन ने बोली वो क्या थी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। तो चलिए वो भी लगा लेते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बना देते हैं। तो d क्या है, b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, जो बच गया उसे सोल्व करते हैं। वो बच गया a स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस a। क्या यही बचा, a स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस a। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको उधर ले गया, a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 माइनस a। अगर आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो इनइक्वालिटी के तरीके से, लेकिन हमारे पास क्योंकि 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, की क्या है, 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है। अगर 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है तो पुट करके देखते हैं। a इक्वल टू 1 पुट किया, a इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 जो पॉसिबल नहीं है। a इक्वल टू 2 पुट किया तो a इक्वल टू 2 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 2 1 3, ये पॉसिबल है। a इक्वल टू 3 पुट किया तो ये हुआ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है। यानी a की क्या हुई, 2 ही पॉसिबल वैल्यूज आई। कौन कौन सी, a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3। कौन कौन सी, हमारे पास a की सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज आई, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। फिर से देखिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने सिर्फ स्टेप वाइज स्टेप जो गिवन था उसी को फॉलो किया और मेरे पास ये ब्रेक डाउन होता चला गया। और स्टार्ट मैंने इससे क्यों किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बॉक्स 2 जगह लगा हुआ है, वो भी अंडर रूट में। आप इसको तो सिर्फ डिफाइन कर सकते हो, ये साइन इनवर्स में भी है, तो आपने यहां से इसको ब्रेक डाउन स्टार्ट किया। और आपको इसको ब्रेक डाउन क्यों करना था, क्योंकि आपको बॉक्स को हटाना ही था, वरना आप डी को कैसे सोल्व कर पाओगे। वहां भी अगर आप डायरेक्ट डी लिख भी देते हो तो भी आपको वहीं जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से फंस जाएगा। तो आपने क्या सोचा, यही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये ब्रेक डाउन कर लिया और हमसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो सम क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या था, सम पूछा था, तो 2 + 3 = 5। ये हो गया हमारा आंसर, और इसका आंसर क्या है 2 5, क्या है 5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज सच दैट दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए गाइज, इसमें क्या दे रखा है, हमें कुछ गिवन है, कुछ ये गिवन है, और वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अल्फा बीटा गामा तीनों डिस्टिंक्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर a की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइज चलिए a की वैल्यू निकालते हैं। और अगर आपको अगर आप सबको ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो गाइज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज फाइंड करते हैं वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो इक्वल टू, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को एक थीटा बोल देता हूँ, बस ऐसे ही छोटा लिखने के लिए, ताकि थोड़ा आसान पड़े।
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या बोल दिया मैंने, थीटा बोल दिया। तो यहां से मेरे पास क्या आया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा। सिमिलरली कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा की वैल्यू कितनी आई, 2 कोस थीटा। थीटा मैंने सिर्फ इसको थोड़ा छोटा लिखने के लिए, ताकि मैं इसको आराम से लिख सकूं। अब चलिए देखते हैं, ये इक्वल टू ए है, ये इक्वल टू ए है, इसकी हेल्प से हमें वो बनाना है, क्या करना है, हमें वो बनाना है। तो चलिए अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ एक 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, और ये 4 के इक्वल रह जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ जो 1 बनेगा उसके साथ साथ हमारे पास कौन कौन सी टर्म बनेगी वो देखना जरा। यहाँ बनेगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा, क्या यही बनेगा। यहाँ बनेगा 2 कोस अल्फा कोस बीटा 2 टाइम्स कोस अल्फा कोस गामा और कोस बीटा कोस गामा, ये टर्म्स बनेंगे। और अगर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे, जो टर्म्स पॉसिबल टर्म्स है वो कौन कौन से आ सकती हैं, कोस अल्फा माइनस बीटा आ सकती है, कोस बीटा माइनस गामा। तो हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट चीजें आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, ऑपोजिट चीजें आ जाएंगी। और सब्ट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि थीटा हमारे पास रह जाएगा। तो मुझे क्या लगा कि क्यों ना मेरे को थीटा पता है, मतलब सॉरी थीटा की टर्म्स यहाँ लिख रखी हैं, तो क्यों ना मैं इसको भी थीटा में कन्वर्ट कर लूँ। तो क्या पता मैं उसमें भी कुछ थीटा की टर्म्स बनाऊं और ऐड करके मैं ए तक पहुंच पाऊं। तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को थीटा माइनस गामा लिखा, बीटा प्लस गामा को थीटा माइनस अल्फा लिखा, और गामा प्लस अल्फा को क्या किया, थीटा माइनस बीटा लिख दिया। मैं सिर्फ इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि इनको स्क्वायर करने पे जनरली हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने पे थीटा हट जाएगा, थीटा जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इस तरफ क्या होगा, टर्म्स बनेंगी जो हमें कोस की कंबाइन होगी, कोस की सिंगल टर्म्स दे सकते हैं या साइन की सिंगल टर्म्स दे सकते हैं, वो आगे की चीज होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने देख लिया कि वो प्लस की बजाय माइनस दे रहा था बीच में, अगर यहाँ माइनस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं स्क्वायर करके ऐड करता, जो आता उससे ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस है तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को लिखा थीटा माइनस गामा। तो क्या लिख दिया, कोस थीटा माइनस, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैंने लिखा थीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा को मैंने लिखा कोस थीटा माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा को मैंने लिखा कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस गामा को लिखा थीटा माइनस बीटा। ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब देखो जब यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो होगा क्या, कोस थीटा कोस गामा प्लस साइन थीटा साइन गामा। सिमिलरली कोस थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन थीटा साइन अल्फा, कोस थीटा कोस बीटा साइन थीटा साइन बीटा, ये सारी टर्म्स आएंगी और सारी की सारी एडिशन में आएंगी। तो साइन वाली अलग और कोस वाली अलग, और जैसे ही कोस वाली अलग करूंगा, फिर चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं। मैं इस पे जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, कोस थीटा, जल्दी लिख देता हूं, कोस थीटा कोस गामा प्लस साइन थीटा साइन गामा प्लस कोस थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा साइन बीटा प्लस कोस थीटा कोस बीटा इज इक्वल्स टू ए। ये हमारे पास आएगा। ये टर्म आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगी, आप खुद से लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको जल्दी लिख के दिखाया। अब देखो ये जो टर्म है कोस की, जितनी भी कोस की टर्म्स हैं इन सबको अलग और साइन वाली टर्म्स को अलग। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोस वाली टर्म्स को अलग करूंगा मेरे पास कोस थीटा अलग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोस थीटा अलग आ जाएगा। और जो बचेगा वो क्या होगा? कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, और साइन वाली टर्म्स अलग करते ही इसी के साथ प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ये क्या आ जाएगा? हमारे पास बच जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा है और इसकी वैल्यू क्या है? 2 कोस थीटा है। क्या है? 2 साइन थीटा है और 2 कोस थीटा, और ये इक्वल टू क्या है? ए है। इसकी वैल्यू 2 कोस थीटा है, इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा है। तो 2 कोस थीटा करते ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको रखा 2 साइन थीटा, तो ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ए आ गया।
तो ये हो गया 2 कॉमन लेते ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। क्या आ गई ए की वैल्यू 2। अब हमसे जो पूछा था, अब फिर से देखिए गाइज, मैंने थीटा सिर्फ इसीलिए लिखा था, लेकिन ये जो चीज है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वल टू थीटा वाला, ये काफी जगह यूज होता है। तो आपको, क्योंकि यहाँ ये लिखने के बाद जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो आपको क्या करना है, हमेशा अलग अलग टर्म्स में लिखना है। और अगर इक्वल टू 2 ना दे रखा हो और कुछ और दे रखा हो, जैसे आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो आपको क्या करना, खुद से लैम्डा एज्यूम करना और यही कोशिश करनी है हमेशा कि उसको इक्वल टू ले जाओ, स्क्वायर करके ऐड कर दो। ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, अगर आपको जहां भी रेशियो जैसे a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी भी गिवन हो, इज इक्वल्स टू ई बाई एफ भी गिवन हो, तो आपको लैम्डा इक्वल टू एज्यूम खुद से कर लेना है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करना ज्यादा आसान पड़ता है। तो वही मैंने यहाँ किया, वहां ऑलरेडी इक्वल टू 2 गिवन था, बस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थोड़ा बड़ा था लिखने में, मैंने उसको थीटा लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे दिखा स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे कुछ नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, ये जो प्लस वाली टर्म्स थी इनको यहाँ से हटाने की सोची। क्यों सोची? क्योंकि मुझे पता था कि जो थीटा है वो तीनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, किसी में इन दोनों में अल्फा, इन दोनों में बीटा कॉमन है, इन दोनों में गामा कॉमन है, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ जैसे ही थीटा से रिप्लेस करूंगा, तीनों में कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज आ जाएगी, और जैसे ही ये कॉमन चीज आ जाएगी मैं उसको बाहर निकाल पाऊंगा। अब जो पूछा है वो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूँ। हमसे जो पूछा है वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। अब ए की वैल्यू कितनी आई 2, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो ए की वैल्यू चलिए 2 पुट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। अब 2 पुट करने पे ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो चलिए 0/0 फॉर्म अगर हमारे पास बन रही है तो मैं क्या करूं, इसमें रेशनलाइजेशन कर दूं, क्या कर दूं, रेशनलाइजेशन कर दूं या नहीं करूं। ये क्या जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो चलिए एक काम करते हैं, ये आया लिमिट x टेंडिंग टू 2, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। अब देखो, इसको भी मैं छोटे छोटे 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूं, सिर्फ ब्रेक कर रहा हूं मैं अभी, क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ये मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा के ब्रेक किया है। यहां से आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। ओके गाइज, अब यहां से अंडर रूट ऑफ ये बाहर आएगा। अब देखना, इसको भी ऊपर वाले को भी ब्रेक कर लेते हैं, चलिए ऊपर वाले को भी ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, और इसके मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स प्लस 2 वो बाहर पड़ा रहेगा। अब यहाँ से ये वाली जो टर्म है, ये सिंपल लिमिट आप सबको आती है सॉल्व करना, इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। वो भी, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। तो जो अंदर बचेगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस प्लस 1, सॉरी प्लस इसका भी स्क्वायर रूट बचेगा। क्या बचेगा, इसका स्क्वायर रूट बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 का। अब ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल समझ लो या वैसे हो जाएगी। अब डायरेक्ट 2 पुट करते हैं, तो चलिए 2 पुट करने पे आ जाएगा अंडर रूट 2, तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 4 2। डायरेक्ट लिमिट है, मैं पुट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस उसमें 2 पुट करते वो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2। ये सिंपल लिमिट थी आपके, इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था सिर्फ ए की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको डायरेक्ट स्टेप वाइज चलना था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 if the curve y is equals to fx has extrema at x is equals to this and passes through this dividing the circle in 2 parts, then the area bounded by, ये है थोड़ा एडवांस जैसे पैटर्न बनाता है, क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। कैसे कंफ्यूज कर देता है, क्या किया इसने, पोलिनोमियल से स्टार्ट किया, एक पोलिनोमियल लिया इसने डिग्री 3 का, तो आपको लगा कि भाई क्वाड्रेटिक से हो जाएगा,
फिर बोल रहा है एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 3, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चले गए, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर ली। अब बोल रहा है पासेज थ्रू 0,0 दिस एंड डिवाइडिंग द सर्कल इन 2 पार्ट्स देन एरिया। अब पूछा है एरिया फाइंड करो इन दोनों कर्व्स के बीच का। ओके गाइज, अब हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हैं। सबसे पहली क्या है, fx की डिग्री क्या है, fx की डिग्री क्या है 3, ठीक है। अब fx के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि f डैश x की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। और f डैश x के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन गिवन है कि f डैश x इक्वल्स टू 0 है। एक्सट्रीमा का मतलब क्या है, जहां डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। डेरिवेटिव क्या हो, सॉरी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करे, लेकिन वहां भी क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। और हमें पता है कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल था डिग्री 3 का, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पॉलिनोमियल डिग्री 2 का, जिसके 2 ही रूट्स पॉसिबल है, यानी इसका डेरिवेटिव 2 ही जगह 0 हो सकता है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। यानी एफ डैश एक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि वो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बाई अंडर रूट 3 पे क्या है, 0 है। यानी हमें एफ एक्स से एफ डैश एक्स की ओर नहीं बढ़ना, एफ डैश एक्स से एफ एक्स की ओर बढ़ना है। तो चलिए हमें ये गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स को लिख सकता हूँ, इसके 2 रूट्स गिवन है, एक्स माइनस 2 बाई रूट 3 और एक्स प्लस 2 बाई रूट 3। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या मैं एफ डैश एक्स को लिख सकता हूँ? पोज कीजिए और एक बार सोचिए कि क्या ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन गाइज अब ध्यान से देखो, मैंने एक बार पहले भी एक क्वेश्चन में आपको ये गलती दिखाई थी, मैं आपको फिर दिखा देता हूं कि आप कौन सी गलती यहां कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट ये लिखोगे, क्या नेग्लेक्ट कर दिया, लीडिंग कोफिशिएंट आपने यहां नेग्लेक्ट कर दिया। क्या नेग्लेक्ट कर दिया, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट देखिए, अगर आपकी ये जो पॉलिनोमियल डिग्री 3 का था, अगर ये कुछ ऐसा हुआ ax3, तो जो इसका डेरिवेटिव वो क्या होगा, 3ax² होगा। 3ax² होगा तो डेरिवेटिव का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। तो वो 3a जरूरी थोड़ी है कि 1 ही हो। लेकिन जब मैं इस a को नहीं लिखता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1। यानी मैंने फिक्स कर दिया कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1, जो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये आप मिस ना करें। ज्यादातर गलतियां यही होती हैं और हमारा आंसर गलत आ जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट a पुट कर दिया, तो यहां से हमारे पास f डैश x आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/3। ठीक है, अब f डैश x यानी d ऑफ fx डिवाइडेड बाय dx। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, तो इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा fx इज इक्वल्स टू ax³ बाय 3 माइनस 4ax/3 प्लस सम कांस्टेंट c, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ये भी नहीं भूलना यहाँ पे, हालांकि यहाँ ये 0 है, लेकिन ये भी भूलना नहीं है। जब इंटीग्रेशन करो तो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है भूलना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ एक कर्व की बात चल रही है। क्या चल रही है, कर्व की बात चल रही है। अब ये बोल रहे हैं, अब ये 2 वेरिएबल हो गए a और c, ये निकालने हैं। तो उसके लिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो पॉलिनोमियल है वो कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से और 1,-2 से। जब 0,0 से पास करवाएंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब हमारे पास fx क्या बचा, fx हमारे पास बचा ax³ बाय 3 माइनस 4ax/3। अब ये पास कर रहा है 1,-2 से, तो वो उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो -2 इज इक्वल्स टू a/3 माइनस 4a/3। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -3 -2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि हमारे पास fx कितना हुआ, 2x³ बाय 3 माइनस 8x/3। क्या हुआ, 2x³ माइनस 8/3 माइनस 8x/3। अब बोल क्या रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों के द्वारा एरिया, सॉरी इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसकी वैल्यू k पाई है, तो k की वैल्यू बताओ। चलिए फाइंड करते हैं k की वैल्यू। अब x² प्लस, अब चलिए पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि x² प्लस y² बाई 4 बनाना क्या है, इजी है। तो मैं इस इंक को हटा रहा हूँ और यहाँ हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। हमारे पास fx क्या आया, a की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैं fx को लिख सकता हूँ fx इज इक्वल्स टू 2x³ बाय 3 माइनस 8x/3। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं,
-2/√3 पे ऑलरेडी गिवन है कि इसका डेरिवेटिव 0 है और +2/√3 पे भी इसका डेरिवेटिव कैसा है 0 है। तो -2/√3 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी आओ पॉजिटिव ही आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है तो वापस आने के लिए इसको पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसकी क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये कुछ ऐसा आएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, वापस डिक्रीज होगा, इस पे नेगेटिव आएगी और ये कुछ ऐसा रफ ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा। और x = 2 कहाँ, यहाँ लाई करेगा, यह कहीं यहीं लाई करेगा। ये कहीं भी 0 हो रहा हो, एक सेकेंड इसका 0 निकाल ही लेते हैं, ये कहाँ 0 हो रहा है, x² - 4 = 0, यानी x = 2, 2 पे ही 0 हो रहा है। तो इसके जो रूट्स हैं यहाँ 2 लाई नहीं करेगा, 2 कहाँ लाई करेगा 2, एक तो ये रहा -2 और ये रहा +2। अब जो ग्राफ जो दूसरा सर्कल गिवन है उसका रेडियस कितना है 2, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये सर्कल कैसा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हालांकि सर्कल जैसा दिख नहीं रहा, मैं एक बार इसको दोबारा बना देता हूँ। सर्कल कैसा बनेगा, ये लिया, हाँ मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, आप समझिए। अब ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पहला पार्ट हमारे पास हो गया ये वाला, ये कुछ टेनिस बॉल जैसा दिख रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। एक पार्ट तो हो गया ये, और जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसमें से हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, तो मैं आपको बता दूं जो भी एरिया आप फाइंड करना है आपको, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब आप इसको देखोगे ये क्या, ये वाली जो चीज़ है ना y > fx, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। क्यों कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसका मतलब y > fx का मतलब क्या है, इस ग्राफ से या तो ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया, तो इन दोनों के बीच में बाउंडेड होगा, तो या तो ये वाला एरिया होगा या ये वाला एरिया होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ये इस तरीके से सिमेट्रिक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाला जो दोनों एरिया होंगे ये क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों क्या है, सेम। आप कोई सा भी जो चाहो वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए कौन सा कैलकुलेट करते हैं, कोई सा भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर वाला, ये वाला हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऊपर वाला एरिया, और वो कैलकुलेट करने के लिए दिस कर्व माइनस दिस कर्व फ्रॉम -2 to 2, -2 to 2। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक इजी वे और है, एक तरीका तो हो गया आप इक्वेशन से सोल्व कर लीजिए। दूसरा वे, आप सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लीजिए। कौन सा, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ये निकाल लीजिए, और सेमी सर्कल के एरिया से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेमी सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करते ही ये वाला एरिया आ जाएगा, और जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये, उतना ही एरिया ये, क्योंकि मैंने कहा था ना ये सिमेट्रिक है। ये वाला ग्राफ तो ऑड फंक्शन होने की वजह से क्या है, इस तरीके से सिमेट्रिक है। किस तरीके से, सॉरी क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एरिया इंक्लूडेड है और ये एरिया नॉट इंक्लूडेड है। क्या है, ये एरिया इंक्लूडेड है और ये एरिया नॉट इंक्लूडेड है। सॉरी, ये नॉट इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। यानी अगर मैं बोल लूं तो, अगर मैं यूं बोलूं कि जो नॉट इंक्लूडेड, अगर इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल का एरिया हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया। इसमें सोल्व भी कुछ नहीं करना, फिर से देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, आपको ढंग से समझ आएगा। ये हो गया ब्लैक लाइन, ये यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखो, जो नॉट इंक्लूडेड एरिया है वो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये वो बोल रहा है कि हमें इंक्लूड नहीं करना। क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। जो भी कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करना है हमें इसमें ये इंक्लूड नहीं करना। सॉरी, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया ये हमें क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। ये जो एरिया है, फिर से एक बार मैं मार्क कर देता हूं इसको। ये जो एरिया है जो रेड कलर में है, ये हमें उस एरिया में नहीं लेके आना है जो हमें कैलकुलेट फाइनली करना है। ये वाला एरिया हमें नहीं लेके आना। जो लेके आना वो कौन सा है, वो ग्रीन कलर में। कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में। अब ये दिखने में वैसा सिमिलर नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको समझाया कि ये वाले जो दोनों कर्व हैं, ये जो मतलब जो सर्कल है वो तो खैर सिमेट्रिक है, हर तरीके से सिमेट्रिक दिखेगा वो तो आपको, लेकिन जो ये बचा खुचा एरिया है, सॉरी जो दूसरा फंक्शन है कौन सा, क्यूबिक वाला, ये क्या है, ऑड होने की वजह से क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम। जैसा इधर वैसा इधर, कैसा, जैसा इधर वैसा इधर। ये इंक्लूड नहीं करना लेकिन ये करना है। मैं बोल रहा हूं कि, और दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला एरिया भी ए है और ये वाला एरिया भी क्या है, ए इंक्लूड नहीं करना, ए इंक्लूड करना है। तो करना क्या है,
अगर ये हटाना ही है तो मैं पहले जैसे यूँ समझ लीजिए कि मैंने सेमी सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से ये हटाया और फिर से ये जोड़ दिया, तो क्या मैंने सेमी सर्कल का एरिया निकाला? तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल का एरिया। जो रिक्वायर्ड है वो क्या हो गया हमारे पास? सेमी सर्कल का एरिया। क्या हो गया? सेमी सर्कल का एरिया। और सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा हमारे पास? वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 और रेडियस का पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया 2 पाई। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। आई होप गाइस ये वाली चीज आपको समझ आई होगी, इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाली। तो चलिए नेक्स्ट, ये हुआ हमारे पास के की वैल्यू 2, के पाई पूछा था, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल्स टू दिस ट्रांसफॉर्म्स द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इनटू अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। मेरे को बोल रखा है y इज इक्वल्स टू जेड टू द पावर अल्फा है, तो मैंने क्या किया? dy कैलकुलेट किया, वो आया अल्फा जेड अल्फा टू द पावर -1 dz। अब dy की जगह ये पुट करना है और y की जगह z टू द पावर अल्फा पुट करना है। सिर्फ इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। चलिए एक्स स्क्वायर, y की जगह मैंने क्या रखना है? y स्क्वायर, तो z की पावर 2 अल्फा -1 dy की जगह रखूंगा अल्फा जेड अल्फा -1 dz। यहाँ अल्फा वेरिएबल नहीं है, z वेरिएबल है। क्या है? z वेरिएबल है। क्या है? z वेरिएबल है हमारे पास। z dz प्लस 2x y क्यूब हो गया z टू द पावर 3 अल्फा dx इक्वल्स टू 0। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हुआ अल्फा एक्स स्क्वायर जेड टू द पावर 3 अल्फा -1 माइनस अल्फा जेड टू द पावर अल्फा -1 इंटू डी जेड प्लस 2x 3 अल्फा जेड टू द पावर 3 अल्फा डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब होमोजीनियस इक्वेशन में होता क्या है? यहाँ m dy प्लस n dx इज इक्वल्स टू 0 होता है और इन दोनों की डिग्री क्या होती है? सेम होती है। यही होता है होमोजीनियस इक्वेशन में। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या होगा? ये m ये n, हाँ हालांकि यहाँ yx है, सॉरी yx की बजाय zx है, दैट डजंट मैटर्स, वेरिएबल होने चाहिए दो जो हमारे पास z और x है, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। अब देखो वेरिएबल्स की डिग्री, तो डिग्री यहाँ क्या होगी? डिग्री यहाँ क्या होगी? 3 अल्फा -1 प्लस 2। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल वेरिएबल्स x और z दोनों हैं, तो इन दोनों की टोटल डिग्री कितनी आएगी? 3 अल्फा -1 प्लस 2। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा -1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल, अल्फा वेरिएबल नहीं है, z वेरिएबल है, तो अल्फा -1 और यहाँ 3 अल्फा प्लस 1, ये इक्वल होना चाहिए 3 अल्फा प्लस 1 के। तो यहाँ से आया 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस 1। तो ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -2 यानी अल्फा इज इक्वल्स टू -1। फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू -1 ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये होमोजीनियस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन बताया गया था। और आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि y किसी z पे डिपेंड कर रहा है, तो बताओ कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो गया -1। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p ऑफ x बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट p ऑफ x प्लस 2। अब जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। पहले क्या है? p की डिग्री 3 है, p 3 डिग्री का है। p कैसे? 3 डिग्री का है। p ऑफ x प्लस 2, p ऑफ x प्लस 2 क्या है? डिविजिबल है x माइनस 2 के होल स्क्वायर से। तो अगर डिविजिबल है तो जो भी कोसेंट आएगा वो कितना आएगा? gx मान लेता हूँ मैं, कोई भी gx, x पे डिपेंडेंट कोई वेरिएबल। p ऑफ x माइनस 2 क्या है? p ऑफ x माइनस 2 क्या है? वो x प्लस 2 से डिविजिबल है। p ऑफ x प्लस 2 से डिविजिबल, और यहाँ जो कोसेंट आएगा वो मान लेता हूँ k ऑफ x है। अगर p ऑफ -3 की वैल्यू है, a और b नेचुरल नंबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। ओके, ज़्यादा कुछ आसान ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन दिया नहीं इसने, सिंपल क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? x इक्वल टू 2 पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, क्योंकि ये साइड क्या बन जाएगी? कंप्लीटली 0। जैसे ही 2 पुट किया मेरे पास क्या आया? p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ -2 पुट करते ये साइड 0, तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल्स टू -2 पुट करने पे क्या आया? p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 2।
दूसरी इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अगर मेरे पास एक बार px आ गया, क्या आ गया, एक बार px आ गया तो p ऑफ -3 निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि px में -3 पुट करते मेरे पास ही आ जाएगा। px निकालने के लिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी मेरे को कम से कम 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 वेरिएबल है। 2 इन्फॉर्मेशन आ गई, अब 2 इन्फॉर्मेशन और चाहिए, वो कहाँ से निकालूँ भाई, कहाँ से निकालूँ, मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि अगर मैं इसमें जैसे कुछ और भी पुट करता हूँ तो ये साइड 0 नहीं होगी, ये कुछ देगी और उसके साथ g फंस जाएगा, और g के बारे में और k के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन निकलना और मुश्किल है। फिर मैंने देखा कि जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, तो भी ये 2 से तो भी ये x - 2 से डिविजिबल है, यानी x = 2, तो भी इसका एक रूट है। क्या है, तो भी इसका एक रूट है। तो चलिए देखते हैं, मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, p' तो +2 का डिफ्रेंशिएशन 0, वहां हो जाएगा 2 टाइम्स x - 2 इंटू gx प्लस g' इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, ये आया। अब देखो इसमें जैसे ही 2 पुट करता हूँ, ये वाली टर्म g मिसिंग, ये भी मिसिंग, तो मेरे पास क्या पता चला कि डिफरेंशिएशन करने पे और 2 पुट करने पे p' 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी यहां से मुझे पता चल गया कि p' 2 0 है। जैसे ये दिखा, ये भी दिख गया मुझे, सेम चीज यहां होगी, और p' - 2 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, p' - 2 भी कितना आ जाएगा, 0। ये फिर से देखिए गाइज, डिफरेंशिएशन का आपको क्यों सोचना है, आपको डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आपको 2 इन्फॉर्मेशन और चाहिए, और अगर आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आपको इससे कुछ नहीं हो रहा, ये फंस रहा है, तो आप इसके डिफरेंशिएशन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएट करने पे फिर से ये टर्म बची रह जाएगी, तो ये क्या होगा, आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन और देने की पॉसिबिलिटी रखता है, जो हमारे पास मिल गई। अब हमें ऑलरेडी पता है कि p' की डिग्री क्या है, p' की डिग्री क्या होगी, 2, क्योंकि अगर एक क्यूबिक को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक क्वाड्रेटिक आती है। क्या आती है, एक क्वाड्रेटिक आती है। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक आती है तो इसकी डिग्री 2 होगी, और इस 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के दोनों रूट्स हमें क्या है, पता है। एक तो है 2, एक है -2, क्योंकि दोनों पे 0 दे रहा है। तो p' को क्या लिख सकता हूँ, सेम जो 2 क्वेश्चन पहले जो छोड़ के हमने किया था f' वाला, वैसा कुछ क्वेश्चन हो गया। यहाँ हो गया x - 2 इंटू x + 2। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ भी हम एक चीज फिर से मिस कर रहे हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, जो हमें ऑलरेडी नहीं गिवन है कि वो 1 है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, d ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू a इंटू x² - 4। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से p ऑफ x आ गया ax³ बाय 3 -4ax प्लस c, क्या यही आएगा, -4ax प्लस c, ये आ गया हमारे पास -4ax प्लस c। अब चलिए इन्फॉर्मेशन, अब हमारे पास 2 ही वेरिएबल बचे, a और c। उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमने बहुत पहले निकाल ली थी, p ऑफ 2 की वैल्यू -2 और p ऑफ -2 की वैल्यू 2, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। p ऑफ 2 की वैल्यू -2 है और p ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो p ऑफ 2 पुट करते हैं, तो p ऑफ 2 कितना है, -2 इज इक्वल्स टू -8a/3 p ऑफ 2 पुट किया ना, तो 2 पुट किया तो +8a/3 आएगा, 2 पुट किया तो -8a प्लस c, यहाँ से आया -2 इज इक्वल्स टू c -2/3 तो -16a/3, यहाँ से आ जाएगा, और ये पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू -8a/3 प्लस 8a प्लस c, तो 2 इज इक्वल्स टू c प्लस 16a/3। अब इन दोनों को कर दे, ऐड कर दे, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू जैसे ही 0 आएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 2 8 3/8 कितनी आ जाएगी, 3/8। तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ x कितना आ गया, p ऑफ x कितना आ गया, a की वैल्यू 3/8 आते ही x³/8 3/8, तो -3/8 4 टू -3x/2, ये हमारे पास आ गया px। क्या आ गया, px। अब क्या करना है, इसमें हमें -3 पुट करना है। क्या करना है, -3 पुट करना है। तो चलिए -3 पुट करते हैं इसमें। क्या -3 पुट करने पे p ऑफ -3
इज इक्वल्स टू, तो -3 -27/8 प्लस 9/2, क्या यही आएगा? -3 पुट करने पे बिल्कुल यही आएगा। तो ये हुआ 36 - 27 डिवाइडेड बाई 8, ये हुआ 9/8 जो a/b के इक्वल है। मिनिमम वैल्यू यही है, इससे छोटा हम इसको काट नहीं सकते। मिनिमम क्यों बोला था? अगर जैसे ये 18/16 आ रहा होता तो आपको उसको डिवाइड करना है, जितना कट सकता है उतना पॉसिबल आपको लिस्ट निकालना है और फिर ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, a + b कैलकुलेट करना है, जो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब चाहे a + b पूछे चाहे a - b पूछे, कुछ भी पूछे, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मिनिमम सिर्फ इसलिए बोला था ताकि अगर आपका आंसर किसी मल्टीपल में आए तो आप उसको डिवाइड करके लिस्ट में ले आए और फिर ऐड फिर निकाल लें, वरना तो आंसर सबका अलग अलग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 9/8 था तो किसी का 9/8 आ रहा था, किसी का 18/16 आ रहा था, तो वो उन दोनों को ऐड कर देगा। तो मिनिमम सिर्फ इसलिए बोला था ताकि वो आप कम से कम रिड्यूस करके निकाल लें। तो आइयो, जब भी गाइज आपको ये बोल दे इज कोई पॉलिनोमियल किसी से डिविजिबल है तो आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे अगर आपको यूं बोल दे कि px + 2 इससे डिविजिबल है प्लस कुछ रिमाइंडर भी है, तो वो आपको रिमाइंडर यहाँ लिखना है, प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मेट का यूज करके आपको हमेशा आगे बढ़ना है। यहाँ क्या होता है, चलिए मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आपको जैसे यूं बोल दे कि fx डिविजिबल है किसी gx से और उसका रिमाइंडर है कोई kx, तो आप यहाँ से कुछ hx खुद से मान सकते हैं। यानी कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, जैसे आप यूँ मान लीजिए कि आपको 8 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ से आप कर सकते हो 3 × 6, 3 × 6 -2। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। यही आता है, ये 7th 8th क्लास में सिखाई जाती है। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन में आ जाए, जैसे आपको डिवाइड किसको करना था, आपको डिवाइड किसको करना था, fx को डिवाइड करना था किसी भी नंबर से, मान लीजिए जैसे आपको hx से डिवाइड करना था, ठीक है, fx को डिवाइड करना था आपको किसी hx से, तो आपको डिवाइड करने पे यहाँ कोई पॉलिनोमियल मिला और आपको ये काट पीट के लास्ट में कुछ kx मिला, तो आप इसी पैटर्न से यूँ कह सकते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। सिर्फ ये एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व थी इसमें, जो आपको जब बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है, जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होती है कई बार, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आंसर क्या था हमारा 70। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y। ये हमारे पास कर्व है और बोल रखा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, -2π से 2π के बीच में लाई करती है, और y की वैल्यू हम डायरेक्टली बोल सकते हैं -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि cos के इक्वल है, अंदर कुछ भी हो, cos का इनपुट कुछ भी हो, लेकिन स्टिल y इज इक्वल्स टू अगर cos है तो y इज इक्वल्स टू अगर cos है तो cos भैया बोलेंगे कि मैं तो -1 से 1 ही दूंगा टोटल आउटपुट। तो ये अगर -1 से 1 देगा तो ये y भी कहाँ से कहाँ पॉसिबल लाई कर सकता है, -1 से 1 के बीच ही लाई कर सकता है। तो ये हो गई हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब मैंने क्या किया इसको, क्योंकि मेरे को स्लोप निकालना था, क्योंकि इसके पैरेलल करना, तो इसका स्लोप और जो इसका टेंजेंट है उन दोनों का स्लोप क्या आएगा, इक्वल। तो मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट dy बाई dx, कोस का डिफरेंशिएशन हुआ -sin इंटू एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई का करूँगा तो x का 1, y का dy बाई dx। अब अगर स्लोप उसके इक्वल है, अगर स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, तो उसका स्लोप कितना है, dy बाई dx, और इसका स्लोप कितना है, -1/2। यानी dy बाई dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1/2। किसके लिए? पैरेलल टेंजेंट होने के लिए। किसके लिए? पैरेलल टेंजेंट होने के लिए dy बाई dx की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, -1/2। तो dy बाई dx -1/2 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, 1 -1/2, ये हो गया हाफ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया, साइन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में हाफ इज इक्वल्स टू -1/2। एक माइनस हो रहा है आगे, तो -1/2 से -1/2 गया। यहाँ से मेरे पास आया साइन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, सॉरी 0 नहीं 1, 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, 1 आएगी। तो मैं बता सकता हूँ कि cos x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और cos x प्लस वाई किसके इक्वल था, y के, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और यहाँ से मैं बता सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी क्या क्या हो सकती है,
क्या क्या हो सकती है एक्स प्लस वाई की वैल्यू? पाई बाई 2 हो सकती है या आगे भी कुछ हो सकती है, यानी पाई बाई 2 का कोई मल्टीपल आएगा, और वो भी कौन से पाई बाई 2 का? एक सेकंड में इसको लिख देता हूँ, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा? जनरलाइज लिख देता हूँ तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और y की वैल्यू 0 होते ही x की वैल्यू कितनी आ गई? 4n प्लस 1 पाई बाई 2, लेकिन x तो फिक्स है, x तो फिक्स है, कहाँ से कहाँ? माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई में x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जहाँ 4n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं, माइनस 1 पुट करें तो माइनस 5 बाई 2 जो इससे बाहर चला गया, माइनस 1 भी नहीं, 0 पुट करते हैं तो पाई बाई 2, 1 पुट करते हैं तो 5 बाई 2, और कोई पॉसिबल वैल्यूज, माइनस 1 पुट करें तो माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई x की, कौन कौन सी? पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2, यानी जो दो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे जहां टेंजेंट बनेगी वो कौन कौन से होंगे? पाई बाई 2 कोमा 0 और माइनस 3 पाई बाई 2 कोमा 0। क्या हमारे पास दो टेंजेंट आ गई? मेरा क्वेश्चन है, क्या हमारे पास दो टेंजेंट आ गई? मैं बोलता हूं अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि देखो, जैसे यूं समझ लीजिए, कोई भी कर्व, यूं कर्व है, ठीक है, यूं कर्व है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये कोई टेंजेंट थी इस कर्व की, ठीक है, इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? या फिर यूं समझ लीजिए, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप इस वाली लाइन के स्लोप के इक्वल है, तो मैंने बोल दिया कि इस लाइन के स्लोप के इक्वल इस लाइन के पैरेलल कितनी टेंजेंट होंगी? तो देखो, जैसे ही मैं ये निकाल रहा हूं, जब मैं ये निकाल रहा हूं तो मेरे पास ये देखो, ये दोनों पैरेलल मैंने कर दी। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं, ये मैंने क्या किया, इसको पैरेलल कर दी, ये पैरेलल कर दी। अब जब मैं इसके पैरेलल इसको बना रहा हूं तो जो मेरे पास पॉइंट्स जो पॉइंट्स ये कैलकुलेट करने पे आए, जो ये पॉइंट्स कैलकुलेट करने पे आए, वो ये और ये दोनों आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल और इस कर्व पे भी लाई करें, इसके पैरेलल और इस कर्व पे भी लाई करें, वो ये दोनों पॉइंट्स हैं। देखो, ये पॉइंट पे भी जो लाइन निकल रही है, वो इसके पैरेलल है, इस पे भी जो लाइन निकल रही है वो इसके पैरेलल, और इस कर्व पे भी वो पॉइंट है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि टेंजेंट ये वाली, देखो ये टेंजेंट नहीं है, ये यहां से टेंजेंट रही है, इसको दोबारा काट रही है, तो मेरे हिसाब से तो फिर ये दो टेंजेंट हो गई थी ना, क्योंकि दो पॉइंट आ गए तो दो टेंजेंट हो गई। लेकिन नहीं, देखो ये जो लाइन है ये एक ही लाइन दो पॉइंट से निकल रही है, तो वो दोनों पॉइंट क्या दे रहे हैं? एक ही टेंजेंट दे रहे हैं। टेंजेंट तो सिर्फ यहाँ है, यहाँ टेंजेंट है ही नहीं। या दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, जैसे यूं समझ लीजिए, मैं इस कर्व को थोड़ा चेंज कर दूं, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इस कर्व को, चलो इस कर्व को चेंज करने की बजाय इस लाइन को ही चेंज कर लेते हैं। मैंने बोल दिया कि ये वाली लाइन है ना, कौन सी? ये वाली, ये इन दोनों को टच करते हुए जा रही है। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन निकाल लो जो इसकी टेंजेंट हो। अब देखो, फिर से मेरे पास दो पॉइंट आएंगे, लेकिन टेंजेंट फिर से एक ही रही, क्योंकि वो टेंजेंट, यही टेंजेंट और यही टेंजेंट दो बार आ रही है, तो टेंजेंट तो एक ही हुई ना, वो एक ही टेंजेंट दो बार आ रही है। दो पॉइंट आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारे पास दो टेंजेंट हो गई। और उसने हमसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल टेंजेंट्स पूछिए। और अभी हमने क्या निकाला है? दो पॉइंट्स निकाले हैं जो क्या होंगे, उस कर्व पे लाई करेंगे, और जिन पे एक लाइन गुजरेगी वो क्या होगी? उसके पैरेलल हमें स्लोप देगी। क्या देगी? उसके पैरेलल स्लोप देगी। तो जरूरी नहीं है कि वो हमें हमेशा ऐसा ही दे। तो देखो, ऐसा टच करके भी हो सकता है वो ऐसे कट करने वाली लाइन हो जाए, या हो सकता है जैसे 3 पॉइंट हो और आपके पास 3 पॉइंट आ रहे हैं और तीनों पे वो एक ही लाइन टच कर रही है, तो टेंजेंट एक ही हुई, पॉइंट 3 हुए, टेंजेंट एक ही हुई। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो टेंजेंट है या नहीं। अब वो कैसे करोगे? आपके पास माइनस पाई बाई 2,0 एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट प्लस पाई बाई 2 और एक माइनस 3 पाई बाई 2,0 एक दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब अगर ये दोनों का जो स्लोप है, इन दोनों के पॉइंट्स, जैसे यूं समझ लीजिए कि ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, अगर इन दोनों से पास होने वाली लाइन का स्लोप भी -1/2 आ गया, -1/2 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, वरना ये अलग अलग लाइन होंगी। चलिए इसका स्लोप निकालते हैं। तो -3 π/2, यानी ये क्या होगी? ये वाली लाइन तो हमारे पास पता चल गई कि ये ऐसी लाइन आएगी। कैसे आएगी? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी, तो ये एक ही लाइन पे लाइन ही करेंगे, और क्योंकि इन दोनों का स्लोप, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप -1/2 नहीं। अगर -1/2 होता तो ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते। क्यों लाई कर रहे होते? क्योंकि इन दोनों का स्लोप
और इन पे आने वाली टेंजेंट्स का, इन पे होने वाले डिफरेंशिएशन का स्लोप भी कैसा है, -1/2 है। तो क्या हो जाती, तीनों चीजें सेम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि इन दोनों से जो पास हो रही है, इन दोनों से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप -1/2 नहीं आ रहा। तो ये एक लाइन पे नहीं है, दोनों एक लाइन पे तो हैं, लेकिन उसी लाइन पे नहीं है जो टेंजेंट है। तो ये क्या देंगे हमें, 2 टेंजेंट देंगे। ये क्या देंगे हमें, 2 टेंजेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x1 एंड x2, जहां बोल रखा है कि x2 बड़ा है x1 से, वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की जो 2 वैल्यू आई यहाँ पुट करना है, इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। सिंपल चीज जो दिमाग में आती है। अब करना भी यही है, एक्चुअल में भी यही करना है, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो एक बार जरा इस इक्वेशन को देख लीजिए कि आप इसको सोल्व कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। ये क्यों, इस इक्वेशन को अगर आपको सोल्व करना है तो जब भी गाइज आपके पास ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ जाए तो यहाँ क्या होती है, एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व होती है। कौन सी छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व होती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रिक इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है, यहाँ पे x² + 1 होगा। क्या होगा यहाँ पे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, होता क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या इसकी मिनिमम वैल्यू, जैसे यूँ समझ लीजिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो क्या ये उसके अलावा कहीं इक्वल हो सकते हैं। फिर से मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, मान के लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, हमेशा ए से बड़ी ही है लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, ए से बड़ी है हमेशा, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है, ए से हमेशा छोटी है या इक्वल है। इक्वल होना भी जरूरी होता है। अगर ऐसी कंडीशन जनरेट हो, ये बोल रहा है कि ये हमेशा किसी एक नंबर से, यूं समझ लीजिए कि ये कोई लेवल है, ये कोई लेवल है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इससे या तो इसके इक्वल हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है, यानी इस रीजन में लाई कर सकती है। जो राइट हैंड साइड है वो या तो इसके इक्वल हो सकती है या इससे नीचे वाले रीजन में लाई कर सकती है। तो बताओ इस इक्वलिटी के अलावा कहीं भी ये दोनों ओवरलैप करेंगे, कहीं भी ये दोनों इक्वल होंगे, कहीं नहीं हो सकते। तो हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू रह जाती है, कौन सी, इक्वलिटी वाली। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उस वैल्यू के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमेशा जब भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm इनइक्वलिटी का यूज करूंगा। तो हमें पता है कि x + 1/x, जहाँ x कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी कौन सी वैल्यू होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2। तो इसकी मिनिमम 2, तो इसकी टोटल मिनिमम कितनी, 4। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो मेरे को पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 4 है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राइट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए उसकी वैल्यू निकालते हैं। वो क्या है, 4 × 3/2 - 2 to the power x² - 3 x² - 3 -1/2 to the power x² + 1। चलिए 4 को अंदर लेके जाइए, तो ये हुआ 6 - 2 की पावर 2, तो ये हुआ 2 to the power x² - 1 + 4, इसको नीचे दे दिया तो 1/2 to the power x² - 1। अगेन पॉजिटिव प्लस 1/ पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, 2। इसकी मिनिमम 2, अगर ये मिनिमम तो ये पूरा मैक्सिमम, और अगर ये मैक्सिमम तो ये पूरा कैसा, मिनिमम। अगेन मैंने ये 4 इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2, इसके 2 की पावर 2 इसको नीचे कर दिया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा था, क्योंकि ये सिमिलर बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि मेरे को पावर सेम बनानी ही होती है। जब भी ऐसा आ जाए, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में स्टेप वाइज रखना है
कि आपको जब भी ऐसा दिख रहा है आपको पावर सेम बनानी है ताकि डिफरेंशिएट करो या जो भी आगे ऑपरेशन करो वो क्या पड़े आपके लिए, इजी पड़े, इसलिए आपको पावर सेम बनानी है। तो मैंने सिर्फ पावर सेम बनाई, मुझे दिख गया कि पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो ये मिनिमम, तो ये पूरा कैसा मैक्सिमम, तो पूरा मैक्सिमम, तो मेरे पास आ गया कि RHS जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, 6 माइनस 2 इसका मिनिमम से सेपरेट करती है, पूरा मैक्स कितना आ गया 4। देखो RHS राइट हैंड साइड की मैक्स वैल्यू कितनी 4 और लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी 4। सेम कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 4 वो इससे बड़ा है, राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 4 वो इससे छोटा है, तो सिर्फ एक ही जगह इक्वल हो सकते हैं, कहाँ, इक्वलिटी पे। अब अगर इसकी वैल्यू 4 चाहिए तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो ही इसकी वैल्यू 2 आती है। ये दोनों इक्वल कहाँ होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर कहाँ होगा, जहाँ x की वैल्यू 1 और -1। अब सिंपल चीज़ है, x इक्वल्स टू 1, -1, तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 1, -1 पे ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है इक्वल। तो x1 की वैल्यू, अब देखो यहाँ क्या दे रखा था, x2 बड़ा दे रखा है, तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 1, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब जो पूछा है उस पर फोकस करें, तो x1 प्लस x2 कितना आ गया 0। नेक्स्ट 3x2 मतलब 3 माइनस प्लस 1, तो 0 to 4 आ गया, 0 to 4 आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हल्का कर ही देते हैं। x डिवाइडेड बाय 4, ये आया 1 प्लस tan ऑफ बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x बॉक्स dx। अब देखो ये x/4 है और x की वैल्यू 0 से 4 लाई कर रही है, x की वैल्यू 0 से 4, तो x/4 की वैल्यू 0 से 1, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल बोलेगा भैया मेरा कोई काम नहीं है। 0 से 1 में इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, तो ये तो y = x की तरह, तो ये तो डायरेक्ट x/4 ही लिखा हुआ है। देखो 0 से 4, x की वैल्यू 0 से 4 ही जा रही है इस इंटीग्रेशन में, तो अगर x की वैल्यू 0 से 4 तो x/4 की वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल सीधा गायब। ये बचा 1 प्लस, ये बॉक्स है सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। अब ये आया, ये क्या आया मेरे पास 1 प्लस, अब इस 1 को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर है, 10 टाइम्स, सॉरी यहाँ 1 ऐसा का ऐसा ही है, 10 बॉक्स यहाँ है, फ्रैक्शनल x प्लस 1/फ्रैक्शनल x। अब देखिए गाइज यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये बहुत क्वाइट सिंपल, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, 0 से 1 का कोई छोटा सा नंबर है, 0 से 1 में कोई भी एक नंबर है, ये इससे बड़ा है, क्या है, इससे बड़ा है, कितना भी बड़ा हो, अगर x इंटीजर भी हो जाए तो भी ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 से छोटी रहेगी हमेशा, क्योंकि मान लीजिए किसी नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आती है, क्या आती है, लेस देन 1 ही आती है, तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा इससे छोटी होगी, तो किसी नंबर को उसके बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो लेस देन 1 वैल्यू रहेगी, और पॉजिटिव ये रहेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पॉजिटिव, तो ये पूरा नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव तो नंबर है लेकिन 1 से छोटा है, लेकिन 1 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा 0, और tan 0 0, तो ये कितना बचेगा 1। तो जो हमारे पास फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 x/4 dx, सिर्फ ये बचेगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 x dx इज इक्वल्स टू 1/4 x²/2, ये आ गया 0 to 4, ये आ गया 1/4 1/8 4² 16, यानी इसका आंसर आ गया 2। फिर से देखिए गाइज, फिर से जो मैंने यहाँ बताया था वो क्या था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, किसी छोटे नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करने पे ये नंबर 1 से छोटा रहेगा, ये नंबर 1 से छोटा, तो tan भी 1 से छोटा रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका बॉक्स 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन द इंटरवल फॉर विच g of x इज इक्वल्स टू इज डिक्रीजिंग। बहुत ही क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, g of x गिवन है x/ln x
जी डैश एक्स निकालते हैं, जी डैश एक्स निकाल लेते हैं, एल एन एक्स का होल स्क्वायर, अब एल एन एक्स को एल एन एक्स ऐसा माइनस एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ये हुआ एल एन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एल एन एक्स का होल स्क्वायर। सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग बनाना था, इस फंक्शन को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, डिक्रीजिंग करना है। अब देखो एल एन एक्स, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, पहली बात x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर x1 डिनोमिनेटर 0, x पॉजिटिव, क्योंकि लोग को डिफाइन करना है। अब आपके पास जो आया वो क्या आया, एल एन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एल एन एक्स का होल स्क्वायर कैसा चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए, यानी एल एन एक्स की वैल्यू कैसी चाहिए, लेस देन 1 चाहिए, यानी x लेस देन क्या चाहिए, e चाहिए आपको, क्या चाहिए, x लेस देन e चाहिए, यानी x बिलोंगिंग टू, क्योंकि x पॉजिटिव भी है और 1 नहीं है, तो 0 to 1 यूनियन 1 to e, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना, अब उसने पूछा कितना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। अब इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, देखो 0 to 1, 0 to 1 में कोई इंटीजर नहीं आएगा और 1 to e में एक इंटीजर आएगा, कौन सा, 2। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई, 1। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड guys share this video to all of your friends who are preparing for JEE Advanced, and don't forget to subscribe the BGyan channel now and hit the bell icon for all the latest updates. Thank you guys, take care, bye bye.